Done. So first, before starting the topic, I want to let you know one information is इस क्वेश्चन में से कंपलसरी प्रॉब्लम 8 मार्क्स का कंपलसरी है, गारंटी है 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर मे बी ए चांस ऑफ 4+2 मार्क्स फ्रॉम दिस. 4+2 मार्क्स का मतलब क्या है? देयर मे बी ए चांस ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन ऑन 4 मार्क्स प्लस दो 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. So approximately you will get 8 to 15 marks from the admission of a partner. So 8 marks 100% sure है, पक्का 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ही. दिस इज कंपलसरी है और कंपलसरी क्वेश्चन है. समटाइम्स दे मे बी गिवन इंटरनल एडजस्टमेंट भी, इंटरनल चॉइस भी दे सकता है, बट कंपलसरी क्वेश्चन है 8 मार्क्स का. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So keep this in your mind and try to learn. We will discuss complete concept about this. And admission of a partner, if you are perfect with the admission of a partner, so that it means you can do retirement and death also. Because the accounting treatment for admission of a partner, change in partnership ratios, change in ratios, and retirement, death is same. 4 के लिए सेम है. एक है एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट कम डेथ बोलते हैं, दोनों एक ही है, लगभग सेम ट्रीटमेंट है. और तीसरा है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर. ये तीनों कॉन्सेप्ट के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम, दो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इज दैट लाइट changes maybe it may differentiate between admission, retirement, death. इसमें थोड़ा बहुत you can get some differences, but 95 to 99% the procedure is same. So try to learn clearly, and wherever you have any problem or any question, first you clear it, practice some problems on this, so that you will be understanding the next concept also. आपको अगला concept भी clear हो जाएगा. Clear? Yes, sir. Okay, fine. Now we are going with the discussion about what is admission of a partner. What do you know? क्या समझ में है admission of a partner का मतलब? न्यू पार्टनर की एंट्री. हाँ, न्यू पार्टनर की एंट्री. वेरी गुड. यानी there may be chance initially when the partnership form is started, it may be started with 2 or more members. As you know, in introduction part we have studied, partnership start करने के लिए हमें minimum 2 होना चाहिए और maximum 50, right? और जब 2 मिनिमम हो रहा है, whenever it is said as a 2 is a minimum, they start with 2 or 3 members. Later on, based on the requirement of the funds, based on their business expansion, they may add some more partners. कोई नया पार्टनर अपना बिजनेस में आ सकता है. So whenever a new partner is joining with us, there are some changes have to be made in your accounts. बिजनेस में तो आएगा नया पार्टनर, तो जब बिजनेस में नया पार्टनर आएगा तो उसे बोलेंगे कंपलसरी कि हैज टू गेट द अमाउंट फॉर कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने के लिए कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बिजनेस. दोनों हैं और दोनों ही बिजनेस कर रहे थे, अब तीसरा आ गया तो देयर मे बी चांस ऑफ अफेक्टिंग द अफेयर्स. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं. So that effect we have to record by modifying our accounts. Accounts में कुछ modify करते हैं, alteration करना पड़ता है, adjustment करना पड़ता है. This is a special activity. मतलब ये हर साल जब पार्टनर जब नया ज्वाइन होता तभी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं. अदरवाइज पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, ये प्रोसीजर सेम है जैसे हम सोल ट्रेडर का या कंपनी का करते हैं. देयर इज नो चेंज इन दैट प्रोसीजर. अकाउंटिंग प्रोसीजर तो रेगुलर पैटर्न में रेगुलर ही रहेगा, बट व्हेन ए न्यू पार्टनर जॉइंस यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद दैट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. उस एडमिशन पार्टनर जैसे ही एडमिट होता है तो वी हैव टू मेक सम चेंजेस. So now we are discussing about what changes we have to make in our accounts.
अकाउंट्स में हम क्या चेंजेस करेंगे। आर यू एबल टू फॉलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन फाइन। सो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि यस ओके, व्हाट आर द चेंजेस वी हैव टू मेक, दैट मींस व्हाट एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड व्हेन ए पार्टनर इज एडमिटेड। तो एक पार्टनर अगर एडमिट होता है तो क्या चेंजेस हो सकता है। सो फर्स्ट आई विल गिव यू द स्टेप्स एंड देन बेस्ड ऑन दैट विल डिस्कस वन बाय वन। सो इसमें एडजस्टमेंट्स होता है एनपीएसआर। एनपीएसआर का मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Because say an example, A and B are the partners, they might be sharing the profits in 3:2. What do you mean by 3:2? What do you mean by this sharing profits in 3:2 का मतलब क्या है? Sir, एक profit पार्टनर sharing. 5 ले रहा है। प्रॉफिट शेयर करेंगे पार्टनर्स बिजनेस में। जैसे मैंने Yes. आप लोगों को पीएनएल एडजस्टमेंट के टाइम पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैंप पे बताया, 3:2 में अगर शेयर कर रहे हैं दैट मीन्स वॉट एवर द प्रॉफिट दे गेट दे मेक इनटू 5 पीसेस, 3 + 2, राइट। पूरे प्रॉफिट को 5 पार्ट्स में बांटेंगे। 3/5 यानी तीन पार्ट्स ए लेगा और 2 पार्ट्स बी लेगा। क्लियर? सो 3:2 का मतलब है 3:2 का मतलब है 3/5 एंड 2/5। 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5। आप लोग 10th क्लास तक तो मैथ्स में पढ़े हैं और ये तो 7th से ही 7th क्लास मैथ्स से ही इंट्रोड्यूस किया गया रेशियोस प्रोपोर्शनेट, तो आप लोग तो पता होगा। फिर भी आई जस्ट वांटेड टू रिकॉल, ये नहीं कहे कि मैं नहीं जानता हूं। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। अगर नया पार्टनर सी को अगर हम बिजनेस में लेते हैं तो दिस हैज टू बी चेंज ना। Yes, sir. Yes, sir. They cannot take in 3:2. There should be something else. So उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एनपीएसआर में। तो कैसे चेंज होगा, क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्या क्या रेशियोज होते हैं इसमें, ये सब हम डिस्कस करेंगे एनपीएसआर। एंड रिमेंबर दिस एनपीएसआर कॉन्सेप्ट इज कंपल्सरी इन द एग्जाम फॉर 2 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स। 2 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स तक इस पे कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम रहेगा। कंपल्सरी क्वेश्चन है सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम एडमिशन। एडमिशन क्वेश्चन अलग है एंड प्रॉब्लम एडमिशन का 8 मार्क्स का अलग है, दैट इज डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन द बेसिस ऑफ एनपीएसआर यू मे गेट ए क्वेश्चन 2 to 4 मार्क्स का। द second one is revaluation account. We need to prepare a revaluation account at the time of admission of a partner. What is revaluation? What are all this? We'll discuss one by one. I'm writing only the step to be discussed. Third one होगा discussing about goodwill, adjustment for goodwill, and then we'll discuss about the reserves. The reserves accumulated by the old partners, जो बिजनेस में उन्होंने रिजर्व्स accumulate किया उसका। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट्स। एंड सिक्स्थ होगा कैश अकाउंट। एंड सेवेंथ होगा बैलेंस शीट। दीज आर दी स्टेप्स टू बी डिस्कस्ड। डिस्कस करने के लिए कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ये सारे स्टेप्स है। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर ऑल दिस। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के स्टेप्स है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होगा एज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग अकाउंटिंग में क्या करेंगे, ये सब हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग में क्या करेंगे। वी नीड टू राइट द जर्नल एंट्रीज इफ इट इज आस्क्ड। अगर पूछा गया तो जर्नल एंट्रीज लिखना पड़ेगा। देन यू नीड टू ओपन द लेजर अकाउंट्स। हमें लेजर अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा। लेजर अकाउंट्स में फर्स्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड होगा कैपिटल अकाउंट्स और थर्ड वन होगा कैश अकाउंट एंड फाइनली द बैलेंस शीट। ये 4 अकाउंट्स हमें ओपन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4 accounts. Hope you are following what I am discussing.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anybody has any questions? Anybody has any doubts? No, sir. No, sir. हाँ, you don't need to wait till the end of the class. क्लास के एंड तक वेट करने की जरूरत ही नहीं है. You can ask me in between wherever you get a doubt. Right? Please say sir, so I will stop. Then you can ask me the question. Right? Yes, sir. So hope everybody is clear now. It seems 11 members have joined. Okay. So आर स्टेप्स पर डिस्कशन. हमारा डिस्कशन के लिए 7 स्टेप है. पहले हम एनपीएसआर के बारे में बात करेंगे, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन गुडविल के बारे में, रिजर्व के बारे में, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, विच विल हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स. ये हमारा स्टेप है. या तो जर्नल एंट्री पूछेगा या लेडजर अकाउंट्स पूछेगा. आइदर ऑफ दिस. या तो एग्जाम में जर्नल एंट्रीज या लेडजर अकाउंट, दोनों नहीं पूछेंगे. Because if both are asked, it will take a lot of time. For 8 marks, only either journal entries or ledger account. So 99% ledger accounts will be asked, but there are some cases where you can see journal entries are also asked in 8 marks question. Now let us start with the first one. What is the first step? NPS. NPSR. What do you mean by NPSR? Please explain. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे मैंने बताया आपको कि सपोज ए एंड बी आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2. अगर बिजनेस में 1 लाख प्रॉफिट आया, सो हाउ मच ए विल गेट, हाउ मच बी विल गेट? 60,000 and 40,000. 60,000 and 40,000. Good. A will get 60 and B will get 40. हो गया 1 लाख. हो गया ना? Suppose if you are taking C as a new partner. If C has got a new partner, C को हम new partner में ले लिए, and now you got 1 lakh profit again. क्या ये और B 60-40 ले लेंगे? No, sir. नहीं ना? They cannot take ना? So they have to sacrifice some profit to be given to C, right? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में से तो कोई सैक्रिफाइस करेगा तभी सी को मिलेगा ना. हाँ. Yes, sir. Yes. So for giving C, A has to sacrifice and B has to sacrifice. That means either both or any one of them have to sacrifice their profit so that C will get it. अब 1 लाख है, इनको 60-40 देने के बाद इनको 30 देंगे, 20 देंगे, ऐसा नहीं होता है ना. 1 लाख है, दोनों ले रहे हैं, तो उसमें से कुछ इनको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा ना. क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Suppose A want to sacrifice 10,000 from his profit. B want to sacrifice 20,000 from his profit. Assume. How much C will get? 30,000. 30. C will get 30. How much A will get? 50. 50. How much B will get? 20. 20. अब इसका रेशियो बनाइए. A का 50,000, B का 20, C का 30. यही मिलता है ना. तो रेशियो क्या हुआ? 5:3. This is new ratio, but this is not the way of calculating. I am explaining what is new ratio. कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी अलग है. बस बता रहे हैं ये न्यू रेशियो हो गया ना. पहले इस रेशियो में लेते थे और जो प्रॉफिट इनको मिला उस प्रॉफिट के आधार पर इनका रेशियो ये हो गया. मतलब चेंज हो गया ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Yes, sir. सो वी नीड टू कैलकुलेट एनपीएसआर नाउ. नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको. दूसरी बात ये है, A is sacrificing 10,000, B is sacrificing 20, right? So इनका रेशियो बनाएंगे तो 1:2 हो गया ना. हाँ. Yes, sir. So this is called sacrificing ratio. इसे क्या बोलते हैं? Sacrificing. ratio. और इसे क्या बोलते हैं? New ratio. न्यू रेशियो. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसे ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे. हम एक अमाउंट का एग्जांपल लिए इसलिए हमको आसान हो गया.
आज मैं किसी नया पार्टनर को ले रहा हूं, अगले साल कितना प्रॉफिट आएगा किसको पता? एंड हाउ दिस सैक्रिफाइसिंग विल बी डिसाइडेड? मैं 10,000 सैक्रिफाइस करूंगा, तुम 20 करो, ऐसा कैसे डिसाइड होगा? सो देयर शुड बी सम कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी. एंड वन मोर थिंग, व्हाई डू यू सैक्रिफाइस? ये क्यों सैक्रिफाइस करेगा? अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम बोलेंगे आपका फ्रेंड आपके साथ बैठेंगे थोड़ा सैक्रिफाइस कीजिए, तो करेंगे क्या आप? नो सर. नहीं करेंगे ना. सोच लीजिए, हम लोग किसी और के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? व्हाई दे डू इट? क्योंकि देयर शुड बी सम बेनिफिट फॉर कैपिटल के लिए. कैपिटल के लिए. तो वो पार्टनर आ रहा है इसलिए कैपिटल दे रहा है, बिजनेस के लिए है, इनके लिए पर्सनल के लिए क्या प्रॉब्लम? सर कुछ नहीं है गुडविल ना. लेके आएगा तो देगा. हाँ, तो वही है, हम वही बताना चाहते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि जो नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री होता है, तो प्रॉफिट के लिए, बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए कैपिटल लगाएगा. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. कैपिटल देना ही होगा बिजनेस में एंट्री करने के लिए. और ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इस सैक्रिफिकेशन के लिए उसे कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज ए गुडविल. ओके, सो गुडविल क्या है, हम गुडविल स्टेप में डिस्कस करेंगे. वैसे क्लास 11 में वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट व्हाट इज गुडविल एंड व्हाट आर लाइक वेज ऑफ लाइक कैलकुलेटिंग गुडविल, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे. राइट? So what is goodwill, that we'll discuss, and what are the methods to calculate also we'll discuss in the third step, that is goodwill step. Okay, so for the timing, you remember these two partners are sacrificing for the benefit given by the new partner in the form of goodwill. So these new old partners will get goodwill for their sacrification of profit. Are you able to follow? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है अभी तक? Yes, Yes, sir. सर. चलिए चलिए, एनपीएसआर में दो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आया होगा अभी. जो एनपीएसआर में मैंने दो कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, क्या क्या है? Sacrificing this. एक Sacrificing ratio. राइट, एक तो न्यू रेशियो है, दूसरा sacrificing ratio. राइट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो फर्स्ट हम न्यू रेशियो के बारे में बात करेंगे. सी, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो मेथड आइडेंटिफाई किया है. इट्स नॉट द नेम ऑफ द मेथड, वी आर गिविंग फॉर आवर कन्वीनियंस. ऐसा कोई टेक्स्ट में या कोई सिलेबस में नहीं है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है. ये कभी किसी से नहीं कहना. फॉर आवर कन्वीनियंट, टू मेक यू अंडरस्टैंड, I made two methods to calculate. One is called balance of one method. और दूसरा है agreement method. Clear? Yes, समझ में sir. आया? हम कौन से रेशियो में, अभी एनपीएसआर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें दो कैलकुलेट करना होगा. द नंबर वन इज न्यू रेशियो, द अदर वन इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. राइट. जब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली न्यू रेशियो. सैक्रिफाइसिंग को फिलहाल होल्ड कीजिए, लेटर ऑन विल डिस्कस ओल्ड रेशियो, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. So we are discussing new ratio, which may be calculated by using balance of one method, and the second one is agreement method. Right? Are you able to follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन. लेकिन याद रखना, कोई अगर पूछेंगे न्यू रेशियो का मेथड कुछ नहीं है, यू डोंट से एनीबॉडी दैट वी हैव टू मेथड्स टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, वन इज बैलेंस ऑफ वन मेथड, दूसरा एग्रीमेंट मेथड. नो, दिस इज फॉर आवर कन्वीनियंट, वी हैव डिवाइडेड, इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसका एडवांटेज हम बाद में बताते हैं क्यों डिवाइड किए हैं. क्लियर? सो बैलेंस ऑफ वन मेथड का मतलब है, the situation is like this, if A and B are partners, अगर A और B partners है, if you are taking C as a new partner,
अगर आप सी को न्यू पार्टनर में ले रहे हैं तो विल मेक सम अग्रीमेंट विथ हिम. ऑब्वियसली वी हैव टू मेक एन अग्रीमेंट. एक अग्रीमेंट हम उनसे टाई अप करेंगे, हम अग्रीमेंट करेंगे. तो उस एग्रीमेंट में हम लिखेंगे कि आपको कैपिटल कितना लाना है, हाउ मच कैपिटल यू हैव टू गेट, हाउ मच गुडविल यू हैव टू गेट, फॉर विच हाउ मच शेयर वी आर गोइंग टू गिव हिम. हो सकता है कि इसको शेयर डिसाइड करने के लिए वी अज्यूम दैट इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1, क्योंकि प्रॉफिट कितना है पता नहीं ना, जैसे हम एक्स ये वेरिएबल अज्यूम करते हैं. तो अज्यूम कीजिए कि एक अगर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर 1 हो गया तो वी में गिव हिम 1/6. 1/6 का मतलब है क्या है, इस प्रॉफिट को हम 1 छोड़ दीजिए, इस प्रॉफिट को हम 6 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक पार्ट इसको मिलेगा. क्लियर? Yes. या 1/5, 1/5, 2/5, 3/8 कुछ भी हो सकता है. आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, मतलब वी विल गिव हिम सम रेशियो इन विच वी आर गोइंग टू गिव ए प्रॉफिट. अग्रीमेंट में हम क्लियर बता देंगे उनको, इफ यू ज्वाइन विथ अस एज ए पार्टनर इन आवर बिजनेस, you need to get this much of capital, you need to get this much of goodwill, for which we will give you 1/6 share of profit, 2/5 share of profit, or 4/10 share of profit, 4/13 share of profit, whatever. एक proportion देंगे उसको, ओके, रेशियो दे देंगे. ठीक है? आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ. जब हम 1/6 नया पार्टनर को देते हैं तो कितना बच गया हमारे पास? 5/6. 5/6. 5/6 हमारे पास बच जाएगा, राइट? सो बैलेंस ऑफ 1 मेथड में जितना भी प्रॉफिट आएगा पहले 1/6 हम नया पार्टनर को दे देंगे, बाकी का जो 5/6 बचेगा, दिस इज कॉल्ड बैलेंस मेथड, बैलेंस बचेगा, दिस विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स. पहले क्या बोल देंगे, नया पार्टनर जैसे आएगा उसको बोलेंगे जितना भी प्रॉफिट आने दो उसमें से 1/6 जो हम अग्रीमेंट किए हैं, दैट 1/6 विल गिव यू, whatever 5/6 will be left over, that will be shared by the old partners. अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? New ratio. ओल्ड रेशियो रहेगा ना उनका 3:2 जो हम डिस्कस किए थे, पुराना रेशियो. Yes, sir. हो सकता है इस 5/6 को ये ओल्ड पार्टनर या तो अपना ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या तो ये दोनों भी एग्रीमेंट कर लेंगे कि जितना भी मिलेगा हम लोग 1:1 में कर लेंगे, नया एग्रीमेंट. गेटिंग कंफ्यूज्ड? No, sir. No, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो, हाँ तो कंफ्यूज या नो कंफ्यूज, इसका यस नो का मतलब वही हुआ. यही ना? यस नो. ठीक है, Sir, clear है. क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड, क्लियर है. फिर भी देख लीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं. इफ न्यू पार्टनर इज ज्वाइन, वी आर गिविंग हिम 1/6 शेयर. अब जितना भी हमारा प्रॉफिट आया उसमें से 1/6 गया नया पार्टनर सी के लिए, चले गया. आई एम टेकिंग 1/6 ओनली एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है. 1/6 हम नया पार्टनर को दे दिए तो हमारे पास बच गया 5/6, और 5/6 को ओल्ड पार्टनर को देना है अभी. अब ओल्ड पार्टनर में कोई नया एग्रीमेंट होता है कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हम 1:1 में करेंगे. या ओल्ड पार्टनर में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ नया, तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो. आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. यू नीड नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ. बस ओनली द थिंग इज यू शुड गो थ्रू what he wanted to convey. You need to understand the sentence. Based on that, you should do your calculations. Right. Now, what we do is, in this case,
whenever we are giving him a new ratio or whatever the portion we are giving and whatever portion we are distributing between the old partners, this method is called balance of one method. So identifying balance of one method is simple. क्वेश्चन में तो मैंने बताया these are not the methods to specify. तो क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा पार्टनर्स बैलेंस ऑफ वन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड है. दिस इज आर कन्वीनियंट. सो जब भी आपको दिखा कि न्यू पार्टनर इज जॉइन एंड इज गिवन ए शेयर ऑफ 1/6, 2/5, 3/8, 4/12, ऐसा कुछ रेशियो दिया, दैट मीन दैट इंडिकेट्स द बैलेंस ऑफ वन मेथड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So when balance of one method is given, you have to calculate NPSR. आपको NPSR रेशियो कैलकुलेट करना होगा अगर बैलेंस ऑफ वन मेथड दिया तो. अब अग्रीमेंट मेथड क्या है? ये सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि दिया जाएगा A and B are partners sharing profits in 3:2. Now C joined in the business. They agree to share the profits in 5:3:1. New ratio. This is agreement method. यानी if at all the new ratio is given in the question, it is agreement method. You need not calculate. But if the balance of one method is given, that means new ratio is not given in the question. That is considered as balance of one method, and you have to calculate NPSR. Clear? Yes, Yes, sir. Anybody has any questions? हाँ बोलो. Yes, कोई क्वेश्चन है? No, sir. No, sir. ओके, चलिए इसी पॉइंट को हम एक एग्जांपल के साथ समझा देंगे आप लोगों को, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट. तो कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे, याद रख लीजिए. अगेन आई एम टेकिंग ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2. दिख रहा है ना बोर्ड? Yes, sir. Yes, ओके, हाँ 3:2 में ए एंड बी शेयर कर रहे हैं. दिस रेशियो इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, पुराना रेशियो, राइट? yes, sir. ओके. अब सी इज ज्वाइनिंग विद देम, न्यू पार्टनर, विथ 1/4 शेयर. नया पार्टनर कितना रेशियो से ज्वाइन कर रहा है? 1/4. तो बैलेंस कितना बचा? 3/4. 3/4. अगर किसी को कंफ्यूजन है, बी क्लियर. आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बी क्लियर. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस, सब्सट्रैक्ट द न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट करो, 3 आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज सेम. बस ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों को पता नहीं, मैथ्स में अगर वीक है तो ये कर सकते हैं. चलिए रेशियो तो आप लोग जानते हैं, 1/4 गया तो 3/4 बचेगा. रेशियो प्रोपोर्शनेट में आप लोग सीखे हुए हैं. नाउ व्हेन वी हैव टेकन 3:2 एंड सी इज जॉइनिंग विद 1/4, तो सिंपल स्टेप्स हमें लेना है. शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर, फर्स्ट हमें रिकॉर्ड करना है कितना शेयर हम न्यू पार्टनर को दे रहे हैं. हाउ मच वी आर गिविंग? 1/4. 1/4. बैलेंस कितना बचा है? 3/4. नाउ रिकॉर्ड ओल्ड रेशियो क्या है? 3:5. 3:2. क्लियर? 3 पॉइंट लिख लिए हम. शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर 1/4. बैलेंस कितना हुआ? 3/4. और ओल्ड रेशियो कितना हुआ? 3:2. इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट में से 1/4 चले गया तो 3/4 बचेगा अपने पास, और 3/4 को हम दोनों के बीच में 3:2 में बांटना है. क्लियर? तो ए को कितना मिलेगा? 3/4 है ना, 3/4 में ए को कितना मिलेगा? 3/5. Yes. 3/4 में ए को मिलेगा 3/5, और बी को कितना मिलेगा 3/4 में? 2/5. 2/5. क्लियर? ए को मिलेगा इस 3/4 में 3/5,
and B will get 3 by 4 में 2 by 5. How much will be now? You know how to multiply the ratios? 3 3 is a 9, 4 5 is a 20, 3 2 is a 8, 3 2 is a 6, sorry, 3 2 is a 6, and 4 5 is a 20. Got this? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब C भी बचा है हमारे पास. ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? 9/20 क्या इंडिकेट करता है? Total profit at 20 Total उसका 20 9 and इसमें 9 9 डिवाइड हो उसमें से 9 पार्ट्स A को मिलेगा. वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट. 9 इसको मिलेगा, 6 इसको मिलेगा. कितना हुआ टोटल? 15 15 हो गया. तो बचा कितना और? 5 5 5. तो 5/20 हो गया. सी का बचा हुआ उसी का है ना, 5/20. Yes, How you are taking it? Yes, sir. 9 plus 6 15 minus 20 5/15 5/20. Clear? Take only the numerator. यहाँ सिंप्लीफाई मत करो. 2 3 जा 2 10 जा, ऐसा सिंप्लीफाई नहीं करना यहाँ पे. टेक ओनली द न्यूमरेटर्स. न्यूमरेटर कितना है? 9 6 5 आ गया. Yes, sir. अभी इसको सिंप्लीफाई इसको अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करो. कर सकते हैं क्या? नो सर नहीं कर सकते. No, sir. No, sir. नो नहीं कर सकते. इट शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म. याद रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है. सिंपलेस्ट फॉर्म यानी डिवाइड करना है सबको कॉमन फैक्टर से. लेकिन इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो 9:6:5 is the ratio. This is called a new ratio. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. मतलब A will get 9/20, B will get 6/20 and C will get 5/20. 5/20. 5/20. लेकिन हमने C को बोला था 1/4 ना. So this Yes, is sir. equivalent proportion ना. 5 1s 5 4s हो गए ना. Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. इक्वलेंट प्रोपोर्शन बना रहे हैं हम, इक्वलेंट रेशियो. सो इसका इक्वल करने के लिए इक्वलेंट रेशियो 5/20 होता है. 1/4 मत लिखिए यहाँ पे, 5/20 लीजिए. 9:6:5 इज द रेशियो. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. दिस इज व्हाट द वे वी कैलकुलेट द एनपीएसआर. इसका 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कंपलसरी. क्लियर? कोई डाउट? No, sir. No, sir. sir. नो ना? No sir. No, Any? sir. सो ठीक है. ओके. दिस इज कॉल्ड एनपीएसआर. ये हो गया एनपीएसआर का कॉन्सेप्ट. शैल आई रिमूव? Yes, sir. Yes, sir. होप आप लोग सब लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. apart from your Yes, sir. apart from the notes you maintain, this should be the running notes. ये पूरा आपको लिखना है आपके साथ. पूरा जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, मेक ए पॉइंट एंड एवरीथिंग यू रिकॉर्ड इट. क्योंकि जो डिस्कशन आज हम करेंगे, आपको एग्जाम लिखना है मार्च में, नेक्स्ट मार्च में, यानी 1 साल के बाद लगभग. तब तक कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएंगे तो रिकॉल करना पड़ेगा. तो एवरीथिंग यू पुट ऑन द पेपर सो दैट एवरी टाइम यू विल रिवाइज. ओके, Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. चलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी द रेशियो इन विच दे सैक्रिफाइस्ड. वही ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ये बात कीजिए कि आपके पास 10 बॉल्स है. ओके, 10 बॉल्स है. Yes. वन फ्रेंड विजिटेड योर होम. आपका फ्रेंड आपके होम घर आए, बोले कुछ बॉल्स मुझे दे दो. राइट? कुछ बॉल्स मुझे दे दो. तो आपने उनको 3 बॉल्स दे दिया. ओके, तो आपके पास कितने बचे हैं? 7. 7. अब इनका रिलेशन अंडरस्टैंड कीजिए. ये सैक्रिफाइस्ड है. Yes, हाँ. sir. यू आर सैक्रिफाइस्ड ना. ये सैक्रिफाइस्ड है. Yes, ये sir. वोल्ड है. ये वोल्ड है. Yes, sir. राइट? Yes, sir. ये न्यू है. ये न्यू है. Yes, sir. क्लियर? तो आपका न्यू कैसे आया? ओल्ड में से आपका सैक्रिफाइस आपने माइनस किया. क्लियर? Yes, sir. अब मान के चलिए आपका फ्रेंड आया घर 10 बॉल्स में से, आपको पूछा कुछ बॉल्स मुझे दे दो.
तो आपने कुछ बॉल्स दे दिया, उनको सैक्रिफाइस कर दिया। बाद में आपने आपका पैकेट ओपन करके देखा तो यू फाउंड दैट देयर वर 6 बॉल्स। अब जब अपना पॉकेट ओपन करके देखें तो यू फाउंड ओनली 6 बॉल्स। हाउ मेनी आर सैक्रिफाइस्ड? 4 balls. ये तो छोटा सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है ना, yes sir Yes, sir. yes sir बट आई वॉन्ट टू कोरिलेट विद दैट। मैं वहां पे कोरिलेट करना चाहता हूं कि हमारा भी रेशियो लगभग वही है। ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग है, और ये हमारा न्यू रेशियो है, ठीक है। आप यहां कितने बॉल्स बोले हैं? 4 बॉल्स ना? yes sir Yes. कैसे आया, कैसे आया? old में new Old minus minus. में से new को minus करके हाँ, ओल्ड में न्यू माइनस किए तो आपको आया सैक्रिफाइसिंग। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही है, ओल्ड रेशियो माइनस new ratio न्यू रेशियो। old ratio minus new ratio. So your sacrificing ratio formula, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. तो मैथ में तो जानते हैं आप लोग, a माइनस बी इज इक्वल टू सी अगर बताया गया तो a इज इक्वल टू सी प्लस बी होता है, और b इज इक्वल टू सी माइनस ए होता है, यही ना? yes sir Yes, sir. yes sir ये पता है ना कॉन्सेप्ट? Yes, sir. तो यहां पे भी आपको वही याद रहना चाहिए। न्यू रेशियो मतलब क्या होता है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। sacrifice और ओल्ड रेशियो मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस प्लस न्यू रेशियो, sacrifice plus new ratio राइट? yes sir क्लियर ना? यस सर। अब ये है फार्मूला हमारा याद रखना है। और 90% हमने ऐसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में बहुत बार रिपीट किया है, फार्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये अच्छा याद रखिए, 1 मार्क आपके पॉकेट में हमेशा रहेगा। क्लियर? yes sir Yes, sir. तो करते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल लेके हम, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल ए बी थे, नया सी आ गया था, ओल्ड रेशियो था 3:2 और न्यू रेशियो हो गया 9:6:5। क्लियर? yes sir यही था ना, अभी कैलकुलेट किए थे हम। yes sir Yes, sir. अच्छा, सैक्रिफाइस कौन करते हैं? old partners याद रखना ये पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैक्रिफाइस करने वाले केवल ओल्ड है, उनके पास है, सी के पास कुछ नहीं तो क्या सैक्रिफाइस करेगा? वो गेन करता है, ठीक है। सी विल गेन। आर यू क्लियर? yes sir Yes, sir. तो पहले हम समझा रहे हैं आपको खाली सैक्रिफाइसिंग के बारे में, गेन तो बाद में हम समझाएंगे आपको। गेन भी दोनों भी हो सकता है, वो अलग है, दैट विल डिस्कस लेटर। आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज इन दिस केस। सो फर्स्ट ए बी सी है, इसमें से ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स, दे ओनली विल सैक्रिफाइस। तो हम ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 3/5. 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 9/20 9/20. 9/20। आपको एलसीएम लेना आता है? yes sir Yes, sir. यस सर 20 आएगा। एलसीएम कितना होगा? 20 हाँ 20 20 हाँ 20 एलसीएम। तो यहाँ कितना होगा? 12 12 12 माइनस 9 यहाँ कितना 9 होगा? 9। 9 तो आंसर क्या होगा? आंसर कितना होगा? 3/20. 3/20 हो गया? चलिए बी के लिए करेंगे हम। व्हाट इज बीस ओल्ड रेशियो? 2/5 2/5. माइनस 6/20 6/20। व्हाट इज एलसीएम?
20. 20. 20. यहाँ कितना आएगा? 8. 8 minus 6. 8. यहाँ Minus 6. 6. कितना हो? 2 by 2 by 20. 20. 2 by 20. 2 by 20. Yes, take only the numerators. 3:2. This is called sacrificing ratio. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको एलसीएम आता है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं दूसरा मेथड भी बता सकता हूं. No, sir. No, sir. Anybody? So सबको आता है एलसीएम? Yes, sir. Yes, sir. सो अदर मेथड नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है ना? ठीक है. No, sir. ओके फाइन. 3:2 क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रेशियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कहीं? Yes, sir. Yes, Old sir. ratio. Yes, sir. वेयर डी वी सी? Old ratio. ओल्ड रेशियो है. जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो सेम है तो हम सब ये क्यों कर रहे हैं टाइम वेस्ट? डोंट यू थिंक दैट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम? एंड एग्जाम तो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. If you waste our time in this calculation and all, and somewhere if you make a mistake also, we may get confused. So it's a waste of time now when you are getting old and sacrificing is same. Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आएगा. Yes, sir. Yes. ठीक है. ये सेम जब आएगा तब मेथड बैलेंस ऑफ वन मेथड होता है. ओके? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप लोग एनपीएसआर को बैलेंस मेथड में कैलकुलेट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ वन में, तो योर ओल्ड रेशियो एंड योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज वन एंड द सेम. इन दैट केस यू नीड नॉट कैलकुलेट. बैलेंस ऑफ वन मेथड में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे. वी डोंट कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो in the case of balance of one method. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसलिए हम दो मेथड आइडेंटिफाई किए, इसलिए हम दो मेथड बताए. If at all it is an agreement method, then you have to do sacrificing ratio compulsory, because in such case old ratio and sacrificing ratio may be different. Okay? Yes, sir. Are you following? Yes, sir. Yes, sir. Anybody has any questions? कुछ doubts है साहब? No, No, sir. sir. No, sir. चलो, तो ये है ओल्ड रेशियो हो गया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो गया. तो इसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे बाद में. तो सेकंड स्टेप हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके? मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए. यू सॉल्व देम एंड सेंड इट. मोस्ट ऑफ यू आर नॉट सेंडिंग एनी आंसर्स. यू आर नॉट सॉल्विंग इट. यू आर नॉट डूइंग द वर्क. डूइंग द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंट्स ऐसा है, until unless you practice you don't remember anything. जैसे आप लोग जानते हैं कि जब मैं यहाँ समझाऊंगा and when I am explaining it looks like accounts is so easy. आप लोग भी करते रहेंगे, बहुत easy लगेगा आपको. But when you practically implement it, when you want to do on your own, you'll get lots of doubts and you may be confused and you may not do it. That is the reason I am telling you, you must practice. As many problems as you practice, you will be thorough with the concept. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Able? So समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. अभी हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. Revaluation account, the name itself is indicating revalue करना.
revalue, again valuing. Basically, when we are preparing the balance sheet, the assets and liabilities are recorded based on historical cost base. आप लोग जानते हैं 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था Yes, sir. कॉन्सेप्ट्स Yes, में sir. कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन. यस, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन में कॉस्ट कॉन्सेप्ट. We need to record the transactions based on the historical cost of the asset. यानी 2010 में हमने एक मशीनरी परचेज किया है 2 लाख में. 2010 में मशीनरी परचेज किया है हमने 2 लाख में, तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द एसेट इज 2 लाख एंड फ्रॉम 10 to 11 years so on so depreciation. Now the book value is this. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Every year we subtract the depreciation. Now assume that out of the 2 lakhs, suppose 10,000 is the depreciation for every year. Assume for 11 years, what would be the depreciation? 1,10,000. Now it is showing 90,000 as a machinery value in your book. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Do you agree with this concept? In 11th class we Yes, have Yes, sir. yeah, we learn in depreciation concept. Generally, when we are recording an asset on historical cost base, we charge depreciation every year, and whatever the value we get is called book value. According to that, we show in our books. But practically, what happens? The machinery which you bought 2 lakhs, that value might have got changed. Change हो गया होगा? Yes, sir. Yes, yes, sir. And present value after 11 years के बाद इस मशीनरी का वैल्यू भी कुछ चेंज हो गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Am I right? So now we are not recording based on the market price. अगर हम इस एसेट को मार्केट में सेल करेंगे तो 90,000 आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है. Yes, sir. Right? So now Yes, sir. we have to record this asset at a realizable value in the present market. तो प्रेजेंट मार्केट में हम रीवैल्यू करेंगे उसको. रीवैल्यू, वी मेक रीवैल्यूएशन ऑफ दिस. क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं 90,000 मशीनरी वैल्यू, ये आउटडेटेड है, मार्केट में इसका वैल्यू नहीं है, ये 0 है. तो आप असेट ज्यादा दिखा रहे हैं तो उसके लिए लॉस है ना, आपका बिजनेस प्रॉफिट में बता रहे हो. वो सोचेगा आपका बिजनेस तो लॉस में जा रहा है, मशीनरी तो पुराना आउटडेटेड है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, when a new partner comes into the business, we have to make changes in your assets and liabilities. Changing the assets is called revaluation. Changing the value of liabilities based on reassessment. तो ये revaluation और reassessment करेंगे, so there may be chance the value may increase, the value may decrease. अगर सपोज एसेट का वैल्यू हमारा बुक वैल्यू से ज्यादा होता है, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट. एम आई राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मार्केट वैल्यू कम हो गया तो ये लॉस हमारे लिए. Yes, sir. Liability is different. If liability value increases, loss. Liability value decreases, profit. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So we need to find out all this as a net profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities by means of opening a separate account called revaluation account. हमें revaluation account open करना है, उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का वैल्यूज.
And suppose if there is any profit or loss, it has to be shared by the old partners only. And when we prepare a new balance sheet, we have to show with the new value of assets and new value of liabilities. Are you clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आया ना पॉइंट? किसी को कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है? No, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. एक मिनट. हेलो, गुड मॉर्निंग. एक 5 मिनट के बाद कॉल करिए, मीटिंग में 5 मिनट के बाद. ठीक है, राइट. सो यहाँ पे हमें जो वैल्यू आया है, नया वैल्यू के हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे. वी रिकॉर्ड विथ नए वैल्यूज, न्यू वैल्यूज, एंड दैट चेंजेस वॉट एवर अकर्स, वी कॉल दैट एज ए प्रॉफिट और लॉस, and that should be shared between only old partners in their old ratio. So the purpose of opening revaluation account is to know the net profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities. ये पॉइंट लिखना है आप लोगों को, याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं. वाई वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्यों प्रिपेयर करते हैं? To know the net To profit know and the net net loss. profit after evaluation of assets and reassessment of liabilities. Very good, excellent. So if you are revaluing assets and reassessing the liabilities, the net profit or loss whatever you find will be determined by revaluation account. So ये प्रॉफिट के लिए फाइंड आउट करते हैं. हेंस द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर. क्लियर? हर पॉइंट मैं याद करवा रहा हूं आपको. शॉर्ट बिट में ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है, दिस मे बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द नेचर ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या नेचर है? Nominal. Nominal. What is the nature of receipts and payments account? रियल अकाउंट. कैश बुक है वो, कैश बुक है. इसका मतलब क्या है? रियल अकाउंट. Real account. रियल अकाउंट. और व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? Nominal. Nominal. And what is the nature of revaluation account? Nominal. So this is a nominal account. We open this account to record the losses and profits on revaluation of assets and reassessment of liabilities. The pro forma of this is in the form of T shape, simple, consisting of 2 columns each side. No date. याद रखना, डेट नहीं रहेगा, क्योंकि दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे. जो एडमिशन होता है ना, उसी टाइम में प्रिपेयर करते हैं. सो इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर और चेंजेस मेड इन द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये टाइटल है, ये प्रोफार्मा है. इधर डेबिट होगा, इधर क्रेडिट होगा. दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount. डेबिट साइड 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट साइड 22 से स्टार्ट करते हैं. ये कॉमन फैक्टर है, आप लोग तो जानते ही हैं. एंड वन मोर थिंग इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज नॉमिनल, राइट? द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज nominal. That means losses must be recorded on the debit side and profits must be on the credit side. लॉस को आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट में, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है आपको क्रेडिट में, राइट? Yes, sir. तो जब असेट डिक्रीज होता है तो इट इज ए लॉस. Yes, sir. असेट अगर हमारा डिक्रीज होता है तो लॉस. Loss. लाइबिलिटी अगर हमारा इंक्रीज हुआ तो लॉस.
लेकिन अगर असेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट, Profit. और लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट। Profit. क्लियर? Yes, असेट sir. डिक्रीज हुआ तो Yes, sir. लॉस, और लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो Profit. प्रॉफिट। असेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट, Profit. लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो Loss. लाइबिलिटी Loss. इंक्रीज हुआ तो लॉस। लॉस। क्लियर? तो असेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट में लिखेंगे हम। अब असेट इंक्रीज, सॉरी, असेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, असेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो यहां पे याद रखना, ओनली द डिफरेंस वैल्यू वी रिकॉर्ड हियर। अगर बुक में हमारा 30,000 है और रीवैल्यूएशन का फिगर 40 हो गया, तो वी नीड टू रिकॉर्ड ओनली 10,000। ओके? Yes, sir. Yes, आर यू sir. फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. आपका बुक वैल्यू 30,000 है, इंक्रीज हुआ 40,000 तक, तो 10,000 आपका वैल्यू यहां रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं देगा कि एग्जाम में कि बुक वैल्यू 30 है, मार्केट वैल्यू 40 है। कभी ऐसा भी दे सकता है, बुक वैल्यू इज 30,000 इंक्रीज्ड बाय 5,000, इंक्रीज्ड बाय 5,000 यानी 5,000 बढ़ गया, 5,000 ही रिकॉर्ड करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर कभी कभी ऐसा देता है, बुक वैल्यू 30,000 इंक्रीज टू 50,000, 20,000. कितना लेना है? 20,000. 20,000, क्योंकि हाँ 30 50, हाँ ये सेंटेंसेस पे ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉर्ड द वैल्यूज। बाकी का ये तो कॉमन है कि असेट अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। वन मोर सिचुएशन, समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी हम बुक्स में कुछ असेट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, अभी तक रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, या कुछ लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक। वी कॉल देम एज अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम कुछ मान के चलिए, हम कहीं 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, बैंक में इन्वेस्ट किए, लेकिन भूल गए, बुक्स में नहीं लिखे, कभी भी नहीं लिखे बुक्स में, ऐसे ही 10,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है। When a new partner is joined, we come to know that our investment was not recorded. So that is called as unrecorded asset, unrecorded liability. Unrecorded asset यानी हम अभी asset को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो asset हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। So if at all there is an unrecorded asset, we write on the credit. But similarly, if it is an unrecorded liability, we write on the debit because it is a loss. That's all. क्लोज करना है दोनों साइड। टैली हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, क्या बोलेंगे इसे? Gain. Profit. प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट। अगर डेबिट इधर ज्यादा है और इधर कम है तो लॉस। Loss. प्रॉफिट हो या लॉस हो, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्ट। Old partner. ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। I taught you 2 steps. One is like NPSR के बारे में, और दूसरा revaluation. If at all you finish these 2 steps, that means most of the work has been completed. बाकी का एक दूसरे से देखते हुए लिखना होता है। There are 2 important calculations to be discussed. एक है गुडविल, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि there are various methods of calculating the goodwill and इसका एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट होती है। We will discuss about that. And then reserves and rest of the part, यानी up to goodwill is very important. Once you complete the goodwill part, rest of the things are very easy to complete. So anybody has any questions till now? Sir,
रिवैल्यूएशन अकाउंट का बोलो। डेफिनेशन फिर से बोल दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेफिनेशन। Revaluation account. Revaluation account is prepared. Revaluation account is prepared to know the net profit or loss. Net profit or loss on revaluation of assets, revaluation of assets, and reassessment of liabilities. Reassessment of liabilities. Revaluation account is in the nature of nominal account. ये भी highlight करके लिख लीजिए. This is very important question. Revaluation account is in the nature of nominal account. Clear? Yes, sir. Anybody has any questions? No, sir. No, sir. Okay, fine. Did you record this all? Yes, Yes, sir. sir. Okay, then let us start today. Tomorrow we'll continue with the same time at 8:30 only. I'll start. Okay, due to some network connection and all, it was got delayed. Tomorrow I'll start at same 8:30. We'll do 1 or 2 problems on the revaluation, how to solve. I'll show you. I'll send a PDF to your mobile, 2 problems which we solve in the class, and then we continue with the goodwill in the tomorrow's class. Clear with this? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Anybody has any questions? No, sir. No, sir. So exit yourself then. Exit yourself. Thank Thank you, Thank sir. you, sir. Okay. Okay. Right. Okay.